तो आपने देखा कि किस तरह से ये तीनों ऑब्जर्वेशन है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये वाला तो हम देख ही चुके हैं किस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा एम की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये वाला आप जानते ही हो, पहले से हाई होती है, स्लो इंक्रीज होता है। उसका रीजन हमने देख लिया। पहले से हाई इसलिए होती है क्योंकि 100% डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में। ठीक है, और स्मॉल इंक्रीज क्यों होता है? स्मॉल इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होते हैं डाइल्यूशन के साथ, केवल मोबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हमने ग्राफ देख लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम वर्सेस रूट सी में। ठीक है, अब आप लिखेंगे अगला हेडिंग बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट लिख लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर और उसके ऑब्जर्वेशंस। फटाफट लिख लो बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, उसका बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कॉन्सेंट्रेशन। ये लो भाई, कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसका क्या बिहेवियर होता है वो देख लेते हैं। अब यहां पर वापस वही है, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके भी 3 ऑब्जर्वेशन हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उसमें वहां पर किस चीज का था? ग्राफ का था क्या? बताना जरा। ग्राफ का था। चलो कोई बात नहीं, ग्राफ का देख लेते हैं। ग्राफ की यहाँ सिचुएशन क्या है? यहाँ सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है देख लो जरा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, किस किस के बीच में है बताना जरा। लैम्डा एम और बोल दो मैडम। वो इतनी जल्दी बोल के माइक बंद कर लिया कि वो मतलब लैम्डा एम और सर रूट सी। रूट सी। ठीक है, ये लो। अब इसमें पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये हमारा KCl है और KCl की ये हमने डाइल्यूट किया तो इसका जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ। इतना तो हमने अचीव कर लिया प्रैक्टिकली। फिर आगे हमने एक्स्ट्रापोलेट करके इसका ये लो, ये हमने लैम्डा एम इसका प्रिडिक्ट कर लिया। इसको लिखेंगे हम बाहर की तरफ, उसका रीजन है ये लो। ठीक है, और ये आपका KCl है और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इतना काम हम कर चुके हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब यहीं पर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम बात तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कर रहे हैं ना। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। वीक इलेक्ट्रोलाइट की सेम कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे बताओ। कम होगी। कम होगी तो हमने ये देखो बिल्कुल नीचे से लिया, ये पॉइंट यहां से लिया, ये देखो इतना कम लिया हमने। और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जानते ही हो, आपके वीक एसिड्स और आपके वीक बेसेस ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा मोलर कंडक्टिविटी हमने कितनी कम ली है इससे। ठीक है, अब देखो डाइल्यूशन के साथ क्या हुआ, इंक्रीज होगी क्या मोलर कंडक्टिविटी? हाँ, इंक्रीज तो इसकी भी होती है, हम ये देख चुके हैं, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है। कैसे पैटर्न डिफरेंट है वही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने डाइल्यूशन किया, कंडक्टिविटी हमने डिक्रीज, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, डाइल्यूशन किया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये देखो इंक्रीज हो रही है, आराम से इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन के आसपास इसको डाइल्यूट करेंगे, ये अचानक से इंक्रीज होकर के ये इस लाइन के पैरेलल हो जाती है। ये लो, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताना जरा। इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो, ये जो लाइन है जो मैं ब्लू इंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो इस तरह से ये इंक्रीज होती है इंक्रीज होती है। जैसे ही आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन के पास पहुंचते हैं वैसे अचानक इसमें इतना इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। इंटरसेक्ट कर सकती है क्या ये लाइन? बताना जरा, बोलो। नहीं कर सकती ना। तो आप यहाँ पर ग्राफ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई डेबाई हैकल ओनसागर की, ये यहाँ पर लिमिटेशन हो गया। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बढ़िया दे रहा है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसने बता दिया कि आप लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ प्लॉट करो और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ से ही वैल्यू आ जाएगी, नो नीड टू प्रोसीड फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने सेम ट्राई किया कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लैम्डा एम इस ग्राफ से ही निकाल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दूसरी हो गई। जैसे ही हमने डाइल्यूट किया और जीरो कॉन्सेंट्रेशन के पास हम जैसे ही पहुंचने ही वाले थे, वैसे ही क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी में सडन इंक्रीज हुआ। सडन इंक्रीज होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी की लाइन जो है वो पैरेलल हो गई वाई एक्सिस के, और अब क्या हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई वाई एक्सिस, और इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी वाली लाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट की लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो देयर इज नो चांस ऑफ इंटरसेक्शन एट एनी पॉइंट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट थ्रू दिस ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस ग्राफ से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे लैम्डा एम नॉट, तो फिर कैसे करेंगे? बात समझ में आई आपको? प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कि ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू दे रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रीजन अलग है। तो अब इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप यहीं पर लिख सकते हो। तो पहला ऑब्जर्वेशन लिख लो फटाफट। क्या लिखोगे? क्या है ये पहला ऑब्जर्वेशन? लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट आप लिख सकते हो, या हमारे पास ये रेडी रेफरेंस होना चाहिए। इसको हमने अब नंबर 3 बना दिया। देखो कौन सा बना दिया, ये बना दिया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसका नंबर 1 नंबर 2 ही लेते हैं। आप लोग भी क्या याद करोगे कि हम एकदम सीक्वेंस में चले थे। ये लो, ये हमने उठा लिया नंबर 1, और आप जरा पढ़ना नंबर 1 को, है ना। इसको बाद में लिखते रहना, लेकिन पढ़ना अभी है। और ये नंबर 1 है आपके सामने अब। ओके, देख लो जरा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लेसर लैम्डा एम। हाँ, लेसर लैम्डा एम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम है। वेरी गुड। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ भाई है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दो लेकिन लैम्डा एम उनकी कमी रहती है। और देयर इज ए रैपिड इंक्रीज इन लैम्डा एम, और लैम्डा एम में रैपिड इंक्रीज हो रहा है विद डाइल्यूशन। ओके, देखो मैग्नीट्यूड आपने देखा ग्राफ में, उसका जो इंक्रीज है ना वो बहुत कम है KCl का, लेकिन CH3 COOH में इंक्रीज ज्यादा है। ठीक है, इंक्रीज ज्यादा है। ओके, अब इसका रीजन देख लो क्या है। इट इज बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज हैव लेसर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। जो आपकी जो लैम्डा एम इसकी कम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, उसका रीजन यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन का परसेंटेज कम होता है, तो नंबर ऑफ आयन कम होता है। हैंस दे हैव लेसर नंबर ऑफ आयंस इवन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भी क्या करें, बेचारों का नंबर ऑफ आयन कम होता है ना। तो वो नंबर ऑफ आयन कम होता है तो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में कम होगी ये हम देख चुके हैं ग्राफ में भी। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन, आपको ये आइडिया लगा कि ऐसा क्यों हुआ अचानक, उसके सडन इंक्रीज क्यों हुआ? सडन इंक्रीज होकर के वो लाइन पैरेलल क्यों हो गई? आपको कुछ आइडिया लगा इस चीज का? बताओ जरा। कोई आइडिया है कि वो अचानक से इंक्रीज इतना क्यों हो गया? ओके, ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड वाला जो पॉइंट है उसको फटाफट देख लो। व्हेन सॉल्यूशन अप्रोचेज जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन के पास में जाने वाला होता है, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन लैम्डा एम। सही बात है ना, वो ये ग्राफ था आपका, जैसे ही वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन के पास जाता है और वो सडन इंक्रीज हो जाता है, लाइन पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर CH3COOH इंक्रीजेज सडनली। ये लो भाई, जैसे ही आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन के पास में जाने वाले होते हैं, वैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका नियर बाई 100% हो जाता है अचानक से। तो अचानक से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ आयन सडनली बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैम्डा एम सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसकी वैल्यू वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये देखो ये जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिसोसिएशन में सडन इंक्रीज होता है और वो अप्रोच करता है नियर बाई 100% को। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो एंड नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन इंक्रीजेज सडनली। ये देख लो, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन सडनली इंक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से वो सडन इंक्रीज होता है। अब आपको समझ में आया वो लाइन पैरेलल क्यों हुई थी? ठीक है, क्योंकि
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अचानक से 100% हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए व्हेन वी आर नियर बाई जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये देख लो भाई, लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ये तो हम देख ही चुके हैं, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाई एक्स्ट्रापोलेशन। ये फिर वापस यहाँ पर मिस्टेक है, एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, पोलेशन है ये, प्लोटेशन नहीं है, बाई एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द CH3COOH लाइन। इसका एक्स्ट्रापोलेट करके हम नहीं कर सकते ना, इस ग्राफ से हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल हो गई, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे कितना ही इनको एक्स्ट्रापोलेट कर दो। बात समझ में आई? कभी इंक्रीज, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ये दोनों लाइन। इसलिए हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू इस ग्राफ से निकाल ही नहीं सकते। रीजन इसका आपने देख ही लिया कि ड्यू टू सडन इंक्रीज इन लैम्डा एम at zero concentration the line of CH3COOH becomes parallel, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, becomes parallel to the y axis के पैरेलल हो जाती है, and it doesn't intersect it anywhere, और ये कहीं इसको इंटरसेक्ट नहीं करती। बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताना जरा। बोलो भी। सर आ गई? हाँ सर, आ तो देखो आ तो गई। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, इस ग्राफ से यही समझ में आ जाएगा सारी की सारी कहानी। KCl की वैल्यू हमने काफी ऊपर लिया है, उसका रीजन है उसमें 100% डिसोसिएशन होता है, इसमें 100% डिसोसिएशन नहीं होता, नंबर ऑफ आयन कम होता है, तो नेचुरली इसकी लैम्डा एम की वैल्यू कम होती है सेम कॉन्सेंट्रेशन पे। हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, KCl में काफी स्मॉल इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों स्मॉल इंक्रीज हुआ? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ता ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी 100% होता है, केवल आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। नंबर 3, by extrapolating the line of KCl we can predict the lambda m naught through this graph। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे ही इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है लैम्डा एम की, और जीरो कॉन्सेंट्रेशन के पास जैसे हम पहुंचने वाले होते हैं इसकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो जाती है लैम्डा एम की, और वो जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाती है लाइन, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली लाइन। अब हम कितना ही एक्स्ट्रापोलेट कर दें इनको कितना ही एक्स्ट्रापोलेट कर दें, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। इसका मतलब थ्रू दिस ग्राफ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसमें सडन इंक्रीज होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जिससे नंबर ऑफ आयन सडन इंक्रीज हो जाते हैं, और लैम्डा एम की वैल्यू में अचानक हाइक आता है, और वो हाइक कितना आता है कि उसकी लाइन ही पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई? प्रॉब्लम क्या आई पिछले डिस्कशन में? लैम्डा एम की नोट की वैल्यू किसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? बताओ। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको रास्ता नहीं मिला ना, रास्ता नहीं मिला ना, इसका तो रास्ता मिल गया ना थ्योरेटिकली, इसका तो आप थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। यस सर, है ना, ग्राफ बनाओ और ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, हो जाएगा। इसका आपको ग्राफ भी फेल हो गया, बताओ यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आकर के ग्राफ भी फेल हो गया, ग्राफ से आपकी वैल्यू नहीं निकल रही। अब क्या करें भाई? प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और जो अगला टॉपिक है वो इसी का सोल्यूशन है। बात समझ में आई आपको? अगला टॉपिक हमें क्या सोल्यूशन देता है? हमें ये बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम की वैल्यू कैसे निकालनी है थ्योरेटिकली, क्योंकि हमें तो रूट थ्योरेटिकली चाहिए ना। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाना, थ्योरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम है कोलराउस, और उन्होंने एक लॉ दिया, है ना, और वो लॉ हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। तो अब हमारा जो हेडिंग है वो आप लिख लो फटाफट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हेडिंग है, कोलराउस लॉ। इंक हम चेंज कर लेते हैं। ओके, अब आप चलेंगे यहाँ पर, यस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, और ये हो गया आपका कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस के इंडिपेंडेंट मतलब कोलराउस ने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं उनका माइग्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। बात समझ में आई? एक आयन का दूसरे आयन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये किसने बताया? कोलराउस ने बताया। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये बिहेवियर होता है। कब होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो अब इसका स्टेटमेंट ही देख लेते हैं भाई। सबसे पहला तो सबसे इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसके दो स्टेटमेंट हैं, बड़े ही अच्छे स्टेटमेंट हैं।
तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट 1, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, ये दोनों ही है, आप कोई भी एक लिखेंगे आपका एग्जाम में एकदम फुल में से फुल आएगा। ओके, फटाफट लिख लो जरा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फटाफट लिख लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। ये लो भाई, यही इसका देखो टाइटल भी यही है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ईच आयन माइग्रेट्स, फटाफट लिख लो, माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली, माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यहाँ ये इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग गलत है, ओके, इंडिपेंडेंटली, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज irrespective of nature of other ion of electrolyte, that is, फटाफट लिख लो, irrespective of nature of other ion of electrolyte। ये लो भाई, इलेक्ट्रोलाइट का जो दूसरा आयन क्या है उसकी नेचर से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी आयन है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, चाहे वो कैटायन है चाहे एनायन है, ठीक है। एंड मेक्स ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, एंड मेक्स ए डेफिनेट contribution to the lambda m naught of electrolyte। ये लो भाई, जो हमें चाहिए था वही इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा कि जो भी आयन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली एंड मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द लैम्डा एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट में उसका डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, किसका, ईच आयन का, है ना। ये कब है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये स्टेटमेंट है उसके टाइटल के अकॉर्डिंग। इस स्टेटमेंट को हम लोग बहुत सिंपली भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपली, देखना जरा, वो हमारे पास रेडी रेफरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है, हम वहीं से उठा लेते हैं। बेटर टू पिक इट फ्रॉम समवेयर वी हैव, कंप्यूटर जी को बोलना पड़ेगा हमारे पास स्टेटमेंट है या नहीं है। एज पर एनसीईआरटी, यस वी हैव इट, एंड ये लो, ये हमने इसको पिक किया, ये लो, ये हमने इसको यहाँ रख दिया। ये लो भाई, पढ़ना जरा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं कोलराउस के लिए। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग है। इसका जो टाइटल है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उस टाइटल के अकॉर्डिंग है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। उसके दो पार्ट हैं, ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली, दूसरा पार्ट है एंड मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द लैम्डा एम नॉट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड द एनायन। यस, मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस डेफिनेशन को समझना। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है लैम्डा एम नॉट 4AXBY, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ठीक है। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैसे लिख सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AXBY, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अब ये देखो जरा सेकंड डेफिनेशन क्या बोल रही है, आपको इसे समझ में आ जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी। आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है इसमें जो आयंस है आपका A+ और B-, उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम है। तो इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिनोट करेंगे, ये आपको सीखना है, जो मैं करने जा रहा हूं। ये हमने आयनिक जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका सिंबल दिया है स्मॉल लैम्डा m, यानी कि ये है लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर आयनिक मोलर कंडक्टिविटी लेना है ना, तो A+, ये लो भाई, ये A+ की हो गई, ये आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है कैटायन की, प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी आपके एनायन की, ये लो। इन दोनों की इंडिविजुअल आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है कौन, इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है।
यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या है बताना जरा, यहाँ पर क्या है, एक बोल दो, ट्विस्ट क्या है? यस सर, सर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा। ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ये इतनी इजी नहीं है, आपको यहाँ पर एक फैक्टर और इंसर्ट करना पड़ेगा, वो है x और y, या फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, आप लोग भी क्या याद करोगे, x और y, ये लो भाई। बात साफ समझ में आ गई आपको कि आपको सम तो करना पड़ेगा आयनिक लिमिटेड आयनिक जो मोलर कंडक्टिविटी है इंडिविजुअल कैटायन और एनायन की, लेकिन उनको उनके नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पहले। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है कोलराउस लॉ की, कि एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इस तरह से होगा। अब आपको कोई कहे कि सर ये इक्वेशन तो ठीक है, इसको NaCl के लिए कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, लैम्डा m नॉट किसकी कर रहे हैं, NaCl इज इक्वल टू आयनिक ये Na+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस में Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यदि आपको इंडिविजुअल वैल्यूज ये पता है, इफ यू नो द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, देन यू विल जस्ट ऐड टू गेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। ये लो भाई, ये देखो कितना अच्छा कोलराउस ने दे दिया, उसने कहा एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, यदि NaCl और Cl माइनस का डेटा यदि आपके पास सेपरेट है तो आप उनको ऐड कर दो, वो NaCl की आ जाएगी। देख कितना अच्छा बताया है बेचारे ने, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ, ये तो NaCl के लिए तो बड़ा सिंपल था, है ना, लेकिन एक दूसरा ले लेते हैं जिसमें हमें x और y की जरूरत पड़ेगी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ले लेते हैं CaCl2 की, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा, इसका आएगा आपका ये जो है क्या, आपका कैटायन कौन सा है, Ca2+, ठीक है, और प्लस में आपका एनाइन क्या है, Cl माइनस, ये इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, स्मॉल लैम्डा आपने कर दिया इसको। अब इसको आप इसको मल्टीप्लाई किस किस से करेंगे बताना जरा, मल्टीप्लाई किस किस से करेंगे वो तो बता दो, बाकी तो बातें बाद की है। सर सीए यहाँ पे सीए वाली टर्म को तो किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन Cl वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। y क्योंकि इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लो, आपका x एंड y क्या है, x एंड y क्या है, नंबर ऑफ कैटायन बताने जरा, एंड एनायन और कैटायन का नंबर है, उससे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये जो ट्विस्ट है ना x और y वाला, इसको ध्यान रखना, कहीं आप लोग Cl माइनस और Ca2+ को सीधा एडिशन कर दो, वो गलत हो जाएगा, Cl वाली को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कोलराउस लॉ। कोलराउस ने इनडायरेक्ट मेथड दे दिया हमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो, ठीक है ना। और उसने ये भी बता दिया कि जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो उसके जो आयंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, उनकी आयनिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसी का सम होती है। बस आपको करना इतना सा है कि x और y का जो फैक्टर है उनसे मल्टीप्लाई भी करना है उनको, इंडिविजुअल को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कोलराउस लॉ, ये बड़ा ही शानदार लॉ है ना, हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सोल्व करता है। कौन कौन सी करता है वो फटाफट देख लेते हैं। हमारा हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। सर वैसे टाइम तो हो गया ना सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ क्या हो गया एप्लीकेशंस ऑफ। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट।